नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है और आज हम लोग क्लास 10th की भौतिकी का जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 है, प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसका हम 20 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, इसका हम 20 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। क्या बोला है? सबसे पहले बोला है प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अगर इसको शॉर्टकट में बोलें तो क्या बोलेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या बोलता है कि किसी भी सतह से प्रकाश टकराकर वापस लौट जाती है तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो आपको बता दें कि प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम है। कितने नियम है? ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो बोलना है कि प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम है। कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, यहाँ थोड़ा शॉर्टकट में दे दिया है। असल में बोलना चाहिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या एक ही तल पे होता है। तीनों एक ही तल पे होता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? दूसरा है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या बोला है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये 2 नियम है हमारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बताएं। तो समतल दर्पण में विशेषता क्या है? तो आपको बता दें कि हमारे जो घर में होता है, हमारे जो घर में दर्पण होता है वो समतल दर्पण ही होता है। हमारे घर में जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण ही होता है। तो क्या आप समतल दर्पण का 2-3 विशेषता नहीं बता सकते? आप अपने घर के दर्पण का 2-3 विशेषता नहीं बता सकते? अरे बिल्कुल बता सकते हैं। पहला विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। क्या? समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा और आभासी बनता है। क्या बनता है? सीधा और आभासी बनता है हरदम। फिर क्या है दूसरा पॉइंट कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु का साइज होगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब का साइज होगा। ठीक है, आप आईने के पास चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि जितना बड़ा आप है आईना में भी आप उतने ही बड़ा दिखते हैं। ना ही छोटा दिखते हैं आईना में, ना ही बड़ा दिखते हैं। बस आपके साइज का ही वो आईना में दिखता है। ठीक है, ये समान आकार बनता है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। क्या बोला? कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। मतलब अगर आप दूर में खड़ा रहेंगे, दर्पण के दूर में खड़ा रहेंगे तो आपका प्रतिबिंब भी दूर बनेगा। अगर आप पास में खड़ा रहेंगे तो आपका प्रतिबिंब भी पास ही बनेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि आप जितना दूर जाएंगे उतना ही प्रतिबिंब आपसे दूरी पर बनेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तन, क्या बोला है कि समतल दर्पण में जो होता है वो पार्श्व प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या बनता है? देखो यहाँ पे बोल रहा है पहला नंबर में कि प्रतिबिंब क्या आभासी तथा सीधा बनता है, यानी सीधा बनता है। लेकिन पार्श्व परिवर्तन में उल्टा बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनता है। उल्टा बनता है, याद रखना, उल्टा बनता है। क्यों? आप देखेंगे, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप आईना में जाएंगे और दाएं हाथ उठाएंगे तो आईना में आपको बायां हाथ उठाते हुए दिखेंगे। बोलो सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अगर आप दाएं हाथ उठाएंगे तो आईना में आपको बायां हाथ उठाते हुए मिलेंगे। मतलब पार्श्व, आपके घर में जो दर्पण है, समतल दर्पण है, उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है जिसमें कि उल्टा दिखाई पड़ता है। नहीं, चलिए आगे चलते हैं। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि गोलाकार दर्पण किसे कहते हैं। क्या बोला है? गोलाकार दर्पण किसे कहते हैं? तो गोल आकार के दर्पण को क्या गोलाकार दर्पण कहते हैं, सिंपल भाषा में बोले तो चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह खोखले होते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले
जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे ही हम गोलाकार दर्पण कहते हैं, उसे ही हम गोलाकार दर्पण कहते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो गोलीय दर्पण जिस दर्पण का भाग होता है, नहीं ये कुछ दूसरा हो जाता है, यही याद रखिए कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे ही गोलाकार दर्पण कहते हैं। ठीक है, वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी याद रखना। आगे है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, क्या बोला है 5वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो जिस गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर हो बात है। देखिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि जिस दर्पण, क्या लिखेंगे कि जिस दर्पण में क्या होती है, सॉरी अच्छा जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण ये सब क्या चीजें होता है ये हम वैसे पढ़ा चुके हैं। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए उसको देख लीजिएगा। वीडियो को इसी चैनल पे बोर्ड करेक्ट पे मैं डाला हूँ, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अवतल दर्पण। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्रकाश का परावर्तन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, बहुत आसानी तरीके से हम बताए हैं, आपको समझ में आएगा, हम आशा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। सिंपल है कि जिस गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है तो उसे उत्तल दर्पण और अंदर की ओर होती है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, याद रखना। आगे है कि मुख्य अक्ष क्या है, क्या बोला है कि मुख्य अक्ष क्या है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे मान लो कि ये है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, रुको रेड कर ले रहे हैं, ये मुख्य अक्ष है और यहाँ पे क्या है, यहाँ P है और यहाँ पे C है। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, या इसी को प्रधान अक्ष भी कहते हैं। प्रधान अक्ष भी इसी को कहते हैं, याद रखना। ठीक है, इसी को भी प्रधान अक्ष भी कहते हैं। चलिए आगे है हमारा कि रुको चेंज करते हैं कलर अपन, कि वक्रता केंद्र क्या है। क्या बोला है, वक्रता केंद्र क्या है। तो जिस गोले का गोलाकार दर्पण एक भाग होता है, क्या यहाँ पे लिखता है भाई, बोला है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है। क्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके जो केंद्र होता है ना उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं, याद रखिएगा, इसमें बातें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे बोल रहा है कि ध्रुव जिसे इंग्लिश में हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में पोल कहते हैं। किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। तो ध्रुव किसे कहते हैं मेरे भाई, तो ध्रुव कहते हैं कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, याद रखना। चलिए आगे है कि फोकस क्या है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम फोकस कहते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम समझाते हैं। क्या बोला है, ये देखो, ये एक दर्पण है, कोई भी दर्पण ले, जैसे मान लेते हैं अवतल दर्पण ले रहे हैं, ये अवतल दर्पण है। अब ये मुख्य अक्ष बोला है, तो मुख्य अक्ष है। अब क्या बोला है कि दर्पण से परावर्तन के बाद ये जिस बिंदु पर दर्पण से परावर्तन के बाद, जैसे कि यहाँ पे एक सीधी रेखा गया और यहाँ परावर्तन, यहाँ पे हमारा क्या एक हो जाएगा। दर्पण से यहाँ परावर्तन क्या, ये दर्पण से ऐसे गया और यहाँ परावर्तन करके वापस लौट गया। जिस बिंदु से वापस लौटती है उसी ये बिंदु को ही हम फोकस कहते हैं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे फोकस दूरी क्या है, क्या बोला है, फोकस दूरी क्या है। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। सिंपल सी बात है कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे 1 सेकेंड, यहाँ पे इस तरह है और यहाँ पे हमारा P है और यहाँ पे हमारा F है।
और यही दोनों बीच की जो दूरी है इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसी को हम क्या फोकस दूरी कहते हैं, याद रखना, इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि अभिलंब क्या है। बोला अभिलंब क्या है, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे ये है, ये आपतन बिंदु है और इस पर ही एक लंब खींच दिया है, इस पर एक लंब खींच दिया है और इसी लंब को हम अभिलंब कहते हैं, इसी लंब को हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है। आगे है कि दर्पण सूत्र लिखिए। क्या बोला है, आगे है दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/F, बता रहे हैं आपको, दर्पण सूत्र जानते हैं 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। यही हमारा क्या है, यही हमारा दर्पण सूत्र है, याद रखना, यही हमारा दर्पण सूत्र है। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब F क्या है, अब F क्या है मेरे भाई, बोलो बोलो, अब F क्या है, तो F हमारा फोकस दूरी है, B हमारा प्रतिबिंब दूरी है और U हमारा वस्तु दूरी है। ठीक है, क्लियर बात है, बोलो यहाँ तक बातें क्लियर होगी। F हमारा फोकस दूरी, B हमारा प्रतिबिंब दूरी, U हमारा वस्तु दूरी, याद रखना ये बातें याद रखना। वैसे ये चीजें हम बता चुके हैं, वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। आगे है आवर्धन, जिसे इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो आवर्धन क्या है, आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब कि, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब क्या, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। ठीक है, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब भी और वस्तु की ऊंचाई मतलब यू। अब दर्पण में क्या होता है, वस्तु जो होता है वो माइनस में होता है, माइनस में होता है, यानी -V/U। ये हमारा उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा संकेत में हो जाएगा, ये हमारा संकेत में हो जाएगा। 1 सेकेंड, चलिए हमारा संकेत में हो जाएगा m बराबर -V/U, m बराबर -V/U हमारा आवर्धन हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। क्लियर बात है, आगे चलते हैं। आगे बोला कि अवतल दर्पण के दो, क्या बोला है यहाँ पे कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखें। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखें। तो पहला हो गया वाहन के हेडलाइट के रूप में, वाहन के जो आगे जो हेडलाइट रहता है उसके रूप में। दूसरा क्या है, हजामती के रूप में, क्या हजामती, दूसरा है हजामती के रूप में। और तीसरा क्या है मेरे भाई, तो तीसरा याद रखना, तीसरा याद रखना कहाँ गया, हाँ, तीसरा याद रखना कि डॉक्टर के द्वारा क्या रोगियों के क्या नाक कान आंख देखने में, क्या आंख देखने में, ठीक है, देखने में। क्लियर बात है, यानी डॉक्टर के द्वारा रोगियों के नाक कान और आंख देखने में किया जाता है। तो तीसरा उदाहरण ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं अपन। आगे बोल रहा है अब की बार, कहाँ चले गया, सॉरी, आगे बोल रहा है अब की बार कि उत्तल दर्पण, क्या बोला है, उत्तल दर्पण के उपयोग लिखें। उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है उसको लिखें। तो पहला है कि वाहन के साइड मिरर के रूप में, जिसे ही रियर व्यू कहते हैं, तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में। दूसरा क्या है, तो सुरक्षा दर्पण के रूप में, ठीक है, याद रखना ये बातें। आगे है 17वां नंबर क्वेश्चन में कि अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब अवतल दर्पण किस तरह होता है, इस तरह। तो अवतल दर्पण के हम वस्तु को कहाँ रखेंगे कि अनंत पर बनेगा, तो फोकस पर रखेंगे। हम यहाँ अगर फोकस पर रखेंगे ना तो वस्तु हमारा क्या बनेगा, तो वस्तु हमारा यहाँ पे अनंत पर बन जाएगा, तो क्या हम यहाँ पे बोलेंगे कि फोकस पर, क्या बोलेंगे, फोकस पर बनता है। जब अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और क्या बहुत छोटा बनता है। अनंत पर बनेगा तो बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा कि अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखने पर प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो जब हम अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा और वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। आगे है
उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। तो उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। याद रखना, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है। फिर बोल रहा है हमारा कि पार्श्व परिवर्तन क्या है। समतल दर्पण में आप पढ़े थे पार्श्व परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो क्या है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने पर वस्तु का दायां भाग बायां तथा बायां भाग दायां दिखाई पड़ता है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये रहा हमारा 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, और इसी बात पे हम थैंक यू आपको बोलना चाहते हैं। धन्यवाद। देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन था 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन था, उतना हार्डली क्वेश्चन नहीं लिए हैं। अगली बार हम बढ़िया क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमको यहाँ लगता है ना कि ये 20 क्वेश्चन में लगभग एक क्वेश्चन पूछ लेगा, 20 में एक क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर आप ये 20 क्वेश्चन देखे हैं तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। कितने नंबर? 2 नंबर आपका। इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं, इसका मतलब 100 नंबर में आपका 2 नंबर फिक्स हो गया है। ठीक है। तो इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।